नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि जय हिंद दोस्तों, मैं किशन चंद आप सबका स्वागत करता हूं डिफेंस अपडेट्स में। तो चलिए शुरू करते हैं आज के डिफेंस समाचार को। बढ़ते पहले अपडेट की तरफ। दोस्तों, दुनिया लगातार भारतीय हथियारों पर अपना भरोसा जता रही है और ऐसे में अब कीनिया की तरफ से भी एक बड़ी खबर ये आई है कि कीनिया भारतीय हथियारों को खरीदना चाहता है और कीनिया के कैबिनेट सेक्रेटरी डिफेंस भारत के दौरे पर हैं और कहा जा रहा है कि वो भारतीय शिपयार्ड और भारतीय डिफेंस इंडस्ट्री का दौरा करेंगे गोवा और बेंगलुरु में। दरअसल कीनिया की जो नौसेना है वो भारत निर्मित जो फ्रिगेट्स हैं उन्हें खरीदना चाहती है। इसके अलावा कीनिया की जो एयरफोर्स है वो तेजस एयरक्राफ्ट पर अपनी दिलचस्पी दिखा रही है, क्योंकि कीनिया के पास पुराने F5 एयरक्राफ्ट्स हैं जो कि आउटडेटेड हो चुके हैं और उनकी जगह वो तेजस एयरक्राफ्ट को शामिल करना चाहती है। मतलब साफ है कि आने वाले समय में आपको देखने को मिलेगा कि कई देश भारत निर्मित हथियारों को खरीदेंगे और इसकी शुरुआत हो चुकी है। जैसे कि फिलीपींस के साथ हमने ब्रह्मोस डील की, आर्मीनिया को हमने अपना स्वाति रडार, इसके अलावा पिनाका मल्टीबैरल रॉकेट सिस्टम, इसके अलावा ATAGS भी हम आर्मीनिया को दे रहे हैं। तो धीरे धीरे किसी चीज़ की शुरुआत होती है और वो अब हो चुकी है। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों, रक्षा मंत्रालय के कुछ सीनियर अधिकारी और DRDO की एक टीम ने उत्तर प्रदेश की लखनऊ फैसिलिटी में डिफेंस टेक्नोलॉजी टेस्ट सेंटर का दौरा किया, जहां उन्होंने अपने इंफ्रास्ट्रक्चर, इक्विपमेंट्स की खरीद आदि की प्रक्रिया का जायजा लिया और कहा जा रहा है कि इस साल के अंत में ये यूनिट चालू हो जाएंगी और यहाँ पर ब्रह्मोस मिसाइल और आने वाली ब्रह्मोस नेक्स्ट जनरेशन मिसाइल भी तैयार होगी। और यही नहीं, इसके अलावा जो एडवांस टेक्नोलॉजी है जिसमें कि ड्रोन, एंटी ड्रोन सिस्टम जिन्हें कि DRDO ने बनाया है वो भी यहाँ पर निर्मित होंगे। साथ ही साथ इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सेंसर्स, इलेक्ट्रो ऑप्टिक सिस्टम्स आदि इन सब का निर्माण इस फैसिलिटी में किया जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों, भारत ने नोटम वार्निंग जारी की है, एक मिसाइल लॉन्च की और ये टेस्ट 13 से 14 सितंबर के बीच हो सकता है और इसका जो डेजिग्नेटेड एरिया है वो 1990 किलोमीटर का है, जिससे साफ तौर पर पता चलता है कि ये टेस्ट 6000 किलोमीटर रेंज वाली K5 सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल का हो सकता है। और भारतीय SSBN में K5 का लगना अपने आप में एक बहुत बड़ा गेम चेंजर साबित होगा, क्योंकि K5 से भारत इंडियन ओशन से ही चाइना के जो स्ट्रैटेजिक वैल्यू वाले टारगेट्स हैं उन्हें निशाना बना सकता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों, आप सबको मालूम है कि P75I प्रक्रिया अब काफ़ी तेजी से चल रही है। ऐसे में जर्मनी की सिनक्रिप्ट मरीन सिस्टम ने P75I में अपनी बिड्स को जमा किया है और अब उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि जो ये 6 नई पनडुब्बियां यानी कि सबमरीन्स तैयार होंगी वो उनकी टाइप 214 के आधार पर ही तैयार की जाएंगी और इन पनडुब्बियों को भारतीय नौसेना के हिसाब से कस्टमाइज भी किया जाएगा, जिसमें कि हाई लेवल ऑफ ऑटोमेशन, इसके अलावा इनमें फुली इंटीग्रेटेड एयर इंडिपेंडेंट प्रपल्सन सिस्टम, लेटेस्ट मॉड्यूलर वेपन्स और सेंसर सिस्टम लगे होंगे, टॉर्पीडो काउंटर मेजर सिस्टम होगा और इनकी जबरदस्त पेलोड क्षमता भी होगी। यही नहीं, इसमें इनकैपेबल सिग्नेचर मैनेजमेंट भी होगा और इसका एक बेहतर इंड्योरेंस टाइम भी होगा। चलिए बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों, कल मैंने आपको डिफेंस अपडेट में बताया था कि भारत और इजराइल जॉइंट वेंचर कल्याणी राफेल एडवांस सिस्टम को रक्षा मंत्रालय की तरफ से 287.5 करोड़ रुपए का ऑर्डर मिला है, जो कि मिसाइल किट्स के लिए है और इनकी आपूर्ति 12 महीनों में पूरी होगी। कहा जा रहा है कि ये मिसाइल किट्स MRSAM एयर डिफेंस सिस्टम का हिस्सा है, जिसे कि भारत और इजराइल ने संयुक्त रूप से तैयार किया है और जो भारतीय इंडस्ट्रीज हैं वो इन्हें मैन्युफैक्चर करती हैं। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। फ्रांस और भारत के बीच राफेल मरीन के सौदे के लिए अब चर्चा शुरू हो चुकी है और राफेल मरीन फाइटर जिसे कि INS विक्रांत और INS विक्रमादित्य पर तैनात किया जाना है, इसे लेकर अब चर्चाएं काफी तेज हो चुकी हैं। पिछले महीने डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल की घोषणा के बाद फ्रांस और भारत की टीमों ने परियोजनाओं की बारीकियों पर चर्चा शुरू कर दी है। रक्षा अधिकारियों ने कहा कि राफेल M पर चर्चा के लिए फ्रांसीसी टीम पिछले हफ्ते भारतीय अधिकारियों के साथ चर्चा करने के लिए भारत आई थी। कहा यह जा रहा है कि भारतीय टीम में रक्षा मंत्रालय और भारतीय नौसेना के अधिकारी शामिल थे। अब यह कहा जा रहा है कि भारत की तरफ से रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल को फ्रांस की सरकार को भेजा जाएगा और इस डील के लिए 7 सितंबर की कट ऑफ डेट रखी गई है। भारत की तरफ से कहा गया है कि अस्त्र मार्क 1 एयर टू एयर मिसाइल को भारतीय वायुसेना के राफेल एयरक्राफ्ट और इंडियन नेवी के राफेल मरीन एयरक्राफ्ट में लगाया जाना है। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। भारत के दो बड़े दुश्मन चाइना और पाकिस्तान की वायुसेनाओं ने एक ज्वाइंट एयर एक्सरसाइज की है, जो कि शाहीन 10 के नाम से जानी जा रही है। चीन की तरफ से एक बयान भी जारी हुआ है जिसमें कहा गया है कि दोनों ही सेनाओं की जमीनी और हवाई सेनाएं अलग अलग युद्धक स्थितियों जैसी संयुक्त हवाई रक्षा, संयुक्त जवाबी कार्रवाई और संयुक्त रूप से कब्जा करने और कंट्रोल करने की ट्रेनिंग आयोजित कर रहे हैं। ऐसा कहा जा रहा है कि चाइना और पाकिस्तान की वायुसेनाएं भारत को लक्ष्य बनाकर यह अभ्यास कर रही हैं। यह अभ्यास दोस्तों ऐसे समय पर हो रहा है जब चीन ने नया नक्शा जारी किया है और अरुणाचल प्रदेश से लेकर अक्साई चीन तक को अपने इलाके में दिखाया है। चीन के रक्षा मंत्रालय की तरफ से भी एक बयान जारी किया गया है जिसमें यह भी कहा गया है कि यह अभ्यास दोनों पक्ष
लड़ाकू विमान, अवॉक्स विमान और कई अन्य प्रकार के विमानों के साथ साथ जमीन से हवा में मार करने वाली मिसाइलों और रडार और सिग्नल सैनिकों का इस्तेमाल करेंगे। आपको बता दें कि दोनों देशों के बीच पहली बार इस तरीके का अभ्यास 2011 में हुआ था और आप सब जानते हैं कि चाइना पाकिस्तान का सबसे बड़ा डिफेंस पार्टनर भी है और उसके बाद अमेरिका। ऐसे में ये भारत को टारगेट करके ये दोनों एक्सरसाइज कर रहे हैं। इसलिए दोस्तों बार बार कहा जाता है कि भारत को 2 फ्रंट वॉर के लिए तैयार रहना होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों जैसे कि मैंने अभी आपको डिफेंस अपडेट में बताया कि चाइना ने अरुणाचल प्रदेश, अक्साई चीन, ताइवान और विवादित दक्षिणी चीन सागर को अपना हिस्सा दिखाया। इस तरीके के मैप के जरिए चाइना इन इलाकों पर अपने दावों को मजबूत करने की मंशा रखता है और भारत हमेशा से यह कहता है कि अरुणाचल प्रदेश उसका अभिन्न अंग है और हमेशा रहेगा। लेकिन चाइना का ग्लोबल टाइम्स ट्विटर पर चीन के 2023 के नए स्टैंडर्ड मैप को शेयर कर चुका है। नए मैप में आप देख सकते हैं कि अक्साई चीन जैसे भारत के अभिन्न हिस्सों को उसने शामिल किया है। अब कहा यह भी जा रहा है कि G20 शिखर सम्मेलन में चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग की संभावित भारत यात्रा से ठीक पहले इस मैप को जारी किया गया है और इस मैप में चीन के सीमा दावों के लिए दुनिया भर में मशहूर 9 डैश लाइन को फिर से बढ़ा चढ़ाकर दिखाया गया। 9 डैश लाइन को 1940 के दशक में एक चीनी भूगोलवेत्ता ने इस मैप पर खींचा था। ये यू आकार की रेखा होती है जो कि दक्षिणी चीन सागर के 90% हिस्से पर दावा करती है। हालांकि दोस्तों चाइना का ये जो कदम है वो अंतर्राष्ट्रीय कानूनों, विशेष रूप से समुद्र के कानूनों पर संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन के खिलाफ है और चीन ये पहली बार नहीं करा, हर बार वो कुछ ना कुछ इस तरीके की हरकतें करता है, लेकिन फर्क नहीं पड़ता। फिर भी भारत को सचेत रहने की जरूरत है और अरुणाचल प्रदेश में चाइना कितना भी दावा कर ले, जो भारत का अभिन्न हिस्सा है वो हमेशा रहेगा। चलिए बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों आज़ादी के बाद पहली बार भारत में पाकिस्तानी उच्चाइयों की कमान किसी महिला को दी जा रही है। 2005 बैच की IFS ऑफिसर गीतिका श्रीवास्तव इस्लामाबाद स्थित भारतीय उच्चायोग में भारत की नई प्रभारी होने वाली है। वे सुरेश कुमार की जगह लेंगी। 2019 में भारत सरकार ने जम्मू कश्मीर का विशेष दर्जा रद्द कर दिया था। इसके बाद पाकिस्तान और भारत ने राजनयिक संबंधों का दर्जा घटा दिया था, यानी कि दोनों देशों में कोई उच्चायुक्त नहीं है। गीतिका श्रीवास्तव वर्तमान में विदेश मंत्रालय के मुख्यालय में संयुक्त सचिव के रूप में कार्यरत है। वे इंडो पैसिफिक डिवीजन में है। उन्होंने विदेशी भाषा में ट्रेनिंग के दौरान चीनी भाषा भी सीखी है। 2007 से 2008 तक चीन में भारतीय दूतावास के रूप में वो तैनात रही। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों चांद पर एक दिन पृथ्वी के 14 दिनों के बराबर है। ऐसे में चंद्रयान 3 के जरिए रोवर प्रज्ञान और लैंडर विक्रम के पास अब कुछ दिनों का समय बाकी है। हालांकि इसरो के वैज्ञानिकों ने इन संभावनाओं से भी इंकार नहीं किया कि प्रज्ञान और विक्रम दोबारा काम शुरू करेंगे। फिलहाल रोवर के जरिए जल्दी डेटा हासिल करना अहम हो गया है। इसरो के स्पेस एप्लीकेशन सेंटर यानी कि SAC के निदेशक ने बताया कि वैज्ञानिक दक्षिणी ध्रुव की ज्यादा से ज्यादा दूरी कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि बचे हुए कुछ दिनों में वैज्ञानिक 300 से 400 मीटर की दूरी तय करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि इस दौरान ज्यादा से ज्यादा प्रयोग किए जा सकें। आपको बता दें कि हर रोज रोवर 30 मीटर की दूरी तय करता है। दरअसल 14 दिनों के बाद चांद पर रात हो जाएगी और सौर ऊर्जा से चलने वाले विक्रम और प्रज्ञान शांत हो जाएंगे। इसके अलावा एक चुनौती ये भी है कि रात के समय चांद का तापमान -133 डिग्री सेल्सियस तक हो जाता है। कहा जा रहा है कि सर्दी विक्रम और प्रज्ञान के उपकरणों को खराब कर सकती है। हालांकि इसरो के वैज्ञानिकों को उम्मीद है कि सूर्य के आने के बाद विक्रम और प्रज्ञान फिर से रफ्तार पकड़ सकते हैं। चांद की इस लंबी रात के दौरान रोवर लैंडर के साथ संपर्क में रहेगा। इसके जरिए ही पृथ्वी पर इसरो को डेटा मिलेगा। रात में रोवर के साथ सीधा संपर्क होना संभव नहीं होगा। तो फिलहाल ये अभी तक के टॉप डिफेंस और स्पेस अपडेट्स। वीडियो के संबंध में कोई प्रश्न जवाब है, आपका कोई सवाल है, कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर पूछ सकते हैं। मिलता हूं नए वीडियो के साथ। चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।